नमस्कार दोस्तों। सिनेमा हॉल पर आज अखिलेंद्र मिश्र हैं और उनसे हम अभिनय के बारे में बात करेंगे। तो अखिलेंद्र जी, जी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभिनय क्या है। अभिनय क्या है, इस पर तो बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं कि अगर किसी चरित्र को अगर कर रहे हैं और उसके संवाद को सौंदर्य के साथ, अर्थ के साथ, भाव के साथ जब प्रस्तुत करते हैं और उससे जब रस की निष्पत्ति होती है और उस रस का रसास्वादन दर्शक करते हैं और दर्शकों का हाथ उसके बाद आनंद से विभोर होकर उठता है तालियां बजाने के लिए, तो माना जाता है कि अभिनय बहुत ही सफल रहा। तो इस तरह से अभिनय के कई प्रस्तुतिकरण हैं और अभिनय कभी कभी ये भी कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन, ये अभिनय है। ओशो ने कहा है कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। तो इस तरह से कई परिभाषाएं हैं, अलग 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 इसमें मंतव्य है, वक्तव्य है, अलग अलग ढंग से लोगों ने परिभाषित किया है, जिसका जैसा अनुभव रहा है। मुझे लगता है कि अभिनय एक आध्यात्मिक साधना है, अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है और रंगमंच या सिनेमा एक आध्यात्मिक यात्रा है, मेरा मानना है। अभिनय का पहला पाठ आपको क्या मिला था जो याद रह गया? अभिनय का पहला पाठ जो है वो जो वॉइस है एक एक्टर के लिए, जो आवाज है उसकी, वो उसकी पहचान है। क्योंकि आवाज का जो मॉड्यूलेशन है, जो भाव के साथ, शब्दों के साथ जब उसको मॉड्यूलेट करते हैं, किसी भी शब्द को जब उसको आकार देते हैं, शब्दों को भी आकार देना होता है जब शब्द का उच्चारण करते हैं तो, और एक अभिनेता, एक कलाकार उसको बखूबी करता है, उस तरह शब्दों को आकार देता है। मुझे ये लगा कि आवाज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आवाज के माध्यम से ही पूरे संवाद को प्रस्तुत किया जा सकता है। और आवाज अच्छी हो या बुरी हो, अगर आवाज में वो परिपक्वता है, उस तरह के ग्रेन्स हैं, कहते हैं वॉइस के ग्रेन्स होते हैं, उस तरह जो साइंटिफिक वर्ड है उसका, तो अगर उस तरह की चीजें हैं और वॉइस का मॉड्यूलेशन अच्छा हो, एक होता है कि भारी आवाज, बेस की आवाज, और एक होता है कि आवाज अच्छी है लेकिन उसमें मॉड्यूलेशन भी है, उसमें बेस में भी है और बेस में भी है और बेस में भी है, बेस में भी है, बेस में भी है। तो ये पांचों जो स्थान है वॉइस की, इस पर एक नियंत्रण जो है, ये अभिनय का जो है, वो मुझे लगता है कि पहला ये लेशन होना चाहिए। यहाँ मैं एक सवाल अगर करूँ आपसे जी। कि अगर साउंड और वॉइस, जो वॉइस आप कह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से अगर 1913 से लेके 1931 के बीच में जो भारतीय सिनेमा बना, 18 साल का मूक सिनेमा, तो उस जमाने के जो एक्टर होंगे उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, चूंकि उस समय तकनीकी सिनेमा तो रंगमंच का ही तकनीकी विस्तार है। अब चूंकि तकनीकी रूप से सिनेमा उस तरह से विकसित नहीं हुआ था, ध्वनि नहीं था, ध्वनि का प्रबंधन नहीं था, संयोजन नहीं था, नियोजन नहीं था, तो इसलिए मूक सिनेमा बना करता था, साइलेंट सिनेमा। उस एरा में जो हमारे भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म बनाई थी, राजा हरिश्चंद्र, 1913 में, तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि मूक सिनेमा, और लोगों ने उसका भी रसास्वादन किया। क्योंकि भाई आप 8 मील लंबी फिल्म देखिए, सिर्फ 2 आने में 56,000 उसमें चित्र हो, तो इस तरह की बातें और इस तरह की पब्लिसिटी होती थी। मूक सिनेमा का जब प्रचार होता था कि लोग आए सिनेमा देखें, तो वो एक अलग था। लेकिन रंगमंच पे तो जादू आवाज का ही था, क्योंकि रंगमंच एक लाइव परफॉर्मेंस होता है कि दर्शक और अभिनेता आमने सामने हैं, मंच पे हैं और सामने प्रेक्षा में है, तो वो एक अलग, तो आवाज का खेल तो अभिनेता शुरू से ही करता आया है।
सिनेमा जब आया तो पहले मूक सिनेमा आया जिसमें आवाज नहीं थी, उसके बाद फिर बोलती सिनेमा 31 में जब शुरू हुआ, 1931 में आदित्य ईरानी ने जब आलम आरा बनाई, उसके बाद बोलती फिल्में बनने लगी, धीरे धीरे मूक सिनेमा का चलन कम हो गया और बंद भी हो गया। तो उसके बाद हम सिनेमा का एक ऐसा अध्याय हमने शुरू किया जो 110 साल से ऊपर हो गया। आज ये मई का महीना है, 110 साल हम क्रॉस कर चुके हैं। और रंगमंच तो तब से शुरू हुआ जबकि दुनिया का पहला नाटक हुआ था देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम इस संसार का पहला नाटक है। तो ध्वनि वहां आवाज वही खेल था और कुछ तो था नहीं। ढोल नगाड़े होते थे, जो लाइव म्यूजिक, जो वाद्य यंत्र होता था, जो गांव में, कस्बों में, जंगलों में जो वाद्य यंत्र होता था, या जो शास्त्रीय संगीत के जो लोग होते थे, जो हारमोनियम लेके, ढोलक लेके, तबला लेके जो बैठते थे और उस तरह से पूरा वो स्वर पे काम करते थे और फिर उसी पे गान होता था, नर्तन होता था, कीर्तन होता था, भजन होता था, नाटक में भी। अभिनय के बारे में कुछ लोग मानते हैं कि ये जन्मजात या तो आप में होता है या नहीं होता है, अभिनय की प्रतिभा, अभिनय का कौशल। आपकी क्या धारणा है? नहीं, देखिए, अभिनय तो प्रत्येक व्यक्ति में है, प्रत्येक व्यक्ति अभिनय तो कर ही रहा है। संपूर्ण सृष्टि एक मंच है और एक डायरेक्टर बैठा हुआ है। वो डायरेक्टर एक एक एंट्री करवाया जा रहा है। वो तो मंच है। कोई पिता का रोल कर रहा है, कोई पुत्र का रोल कर रहा है, कोई दादा, कोई दादी, कोई ईया, कोई बुआ, कोई ताई, कोई माँ, कोई बहन। तो इस तरह से लोग, कोई बेटा, तो हर आदमी निजी जीवन में भी अभिनय ही कर रहा है। पूरा संसार ही मंच है। एक इंद्र की परिकल्पना हुई ऋषि मुनियों के साथ और वो ब्रह्मा जी के पास गए और तब जाकर ब्रह्मा जी ने नाट्य शास्त्र की विद्या दी भरत मुनि को और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की और इस संसार को नाट्य शास्त्र रूपी एक नाटक करने का एक ग्रंथ मिला और जहां से नाट्य शुरू हुआ। तो ये पूरा संसार उसी पे है, वही संरचना है और वही धीरे 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 आज नाटक जो है, हम लोग नाटक से जुड़े हैं, हम लोगों का प्रोफेशन बन गया नाटक और नाटक ही तकनीकी विस्तार सिनेमा। और सिनेमा आज देखिए पूरी दुनिया में हलचल है सिनेमा का। अच्छा, अभिनय के लिए अभ्यास या शिक्षण प्रशिक्षण कितना जरूरी है? अभिनय हर मनुष्य में है। आवश्यकता है कि अगर कोई अभिनेता बनना चाहता है कि मैं अभिनेता ही बनूंगा इस जन्म में, तो अभ्यास की आवश्यकता है। उसके भीतर जितनी प्रतिभाएं हैं उसको जागृत करने की आवश्यकता है। अब चाहे नाट्य विद्यालय में जाएं या फिल्म स्कूल में जाएं या नाटक करते रहें, फ्रीलांस किसी संस्था के साथ जुड़कर, किसी डायरेक्टर के साथ जुड़कर नाटक करते रहें, तो निरंतर जो प्रयास है, उस प्रयास के कारण जो अंदर की जो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई जो प्रतिभाएं हैं वो उभरती हैं। पूरे शरीर में वोकल कॉर्ड्स है, यहां नाभि से लेके यहां तक एक वीणा है, उसमें कॉर्ड्स हैं, तार हैं, झंकृत होती हैं वो। अब ये जो गायक हैं, जो सिंगर्स हैं, वो अपने रियाज से उसको झंकृत करते हैं और हमेशा उसको सातों सुर में उसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह अभिनेता भी जब रियाज करता है, जब रिहर्सल करता है, जब उसका प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे परिपक्वता की तरफ बढ़ता है, तो उसके भी तार झंकृत होते हैं। और पूरी जो ये पूरा वोकल कॉर्ड्स है, यहां से लेके यहां, ये पूरा, ये पीछे, ये पूरा वोकल कॉर्ड्स है। जब आवाज निकलती है तब ऐसे ही निकलती है। नाभि से लेके हम शीर्ष तक आए और शीर्ष से फिर हम नाभि तक चले गए। तो ये एक दायरा है, ये एक यात्रा है ध्वनि का। अब इसी को अंग्रेजी में कहते हैं बेस, नाभि को छाती से कहते हैं चेस, वोकल गले को कहते हैं नजल, नासिका को कहते हैं, उसके बाद शीर्ष। अब इसी का प्रयोग होता है। अगर मैं बोलूं अखिलेंद्र 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 अखिलेंद्र, तो जो हमारे जो पांचों स्थान हैं, इसका प्रयोग और एक अभिनेता करता है या एक सिंगर करता है।
ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि आम जीवन में ये उतना प्रयोग नहीं होता। हाँ, आम जीवन में आप जब किसी को पुकारते हैं तो शीर्ष का प्रयोग होता है, शीर्ष का प्रयोग होता है। कहां जा रहे हो, तो उधर से भी आवाज आती है शीर्ष से ही। लखनऊ जा रहा हूं, धीरे बोल, धीरे। ये पूरी पूरी तरह से हम छाती का प्रयोग कर रहे हैं, चेस। और वोकल से आम आदमी सब कोई बात करता है, ये गले से, क्या हाल चाल है भाई, कहाँ जा रहे हो, खाना खाए क्या, अच्छा अच्छा, बैठो 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 बैठो, आज रुकोगे, अच्छा जाना है, कितने की ट्रेन है, अच्छा अच्छा अच्छा, माता जी पिताजी को मेरा प्रणाम बोलना है। तो ये गले से आम जीवन में बात करते हैं। और कुछ लोगों को आपने ये भी देखा होगा कि नासिका से बात करते हैं, अरे क्या हाल चाल है भाई, अच्छा अच्छा, और पिताजी कहाँ से हैं तुम्हारे, अच्छा 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 अच्छा। तो क्या है कि नासिका का प्रयोग, तो जैसा कैरेक्टर होता है अभिनेता उस तरह के, ये आम जीवन में इस तरह के चरित्र हैं हमारे समाज में। और कुछ लोग बेस से बोलते हैं, और क्या हाल चाल है भाई, सब ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि फलना का बेस बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं मानता, मैं मानता हूं कि फलना का मॉड्यूलेशन बहुत कमाल है, वॉइस का मॉड्यूलेशन कमाल होना चाहिए कि वो अपने बेस, अपने चेस, अपने वोकल, अपने नजल और अपने हेड, पांचों स्थान का प्रयोग करके अच्छी खासी डायलॉग डिलीवरी दे सके, वो अच्छा संवाद अदायगी कर सके, बोल सके, अपने दर्शक तक पहुंचा सके। अच्छा, संक्षेप में हिंदी सिनेमा में अभिनय में क्या परिवर्तन आया है अशोक कुमार के जमाने से लेकर आज तक की अगर बात करें तो? देखिए, परिवर्तन तो हर युग में रहा। अशोक कुमार जी का जब दौर था, उस समय जितने अभिनेता थे, सबका अभिनय अपने अपने स्तर पे था, अपने अपने। ये निर्भर करता है कि एक अभिनेता निजी जीवन में उसका क्या संस्कार रहा, वो जन्म उसका कहाँ हुआ, किस परिप्रेक्ष्य में लालन पालन हुआ, माता पिता कौन थे, कितनी पढ़ाई हुई उसको, उसके माता पिता कितने पढ़े लिखे थे, वो किस घराने से था, क्या वो खेतिहर घराने से, किसान का बेटा है, क्या वो मजदूर का बेटा है, मेहनतकश का बेटा है, किसी नौकरी करने वाले का बेटा है, किसी प्रशासनिक अधिकारी का बेटा है, किसी व्यापारी का बेटा है, बिजनेसमैन का बेटा है, या किसी धनाढ्य का बेटा है, या किसी जमींदार का बेटा है, वो किस स्तर में उसकी परवरिश हुई है, उसकी शिक्षा दीक्षा हुई है, वो संस्कार उसमें होते हैं, और उसकी अभिनय अदायगी वैसी ही होती है। कहीं ना कहीं उसके संस्कार का असर उसके अभिनय पे होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हिंदी फिल्मों के कुछ अभिनेताओं को डिफाइन कर पाएंगे आप अभिनय के हिसाब से ऐसे? नहीं, अब देखिए, अब कहा जाता है कि दिलीप कुमार साहब एक इंस्टीट्यूशन है अभिनय के, नो डाउट, इसमें दो राय है ही नहीं। और ऐसा ऐसा डायमेंशन दिया अभिनय में उन्होंने। अब दिलीप कुमार साहब के परफॉर्मेंस देखिए, और उसके बाद मैं सीधे आता हूं अमिताभ बच्चन पे। तो दिलीप कुमार साहब के परफॉर्मेंस को थोड़ी सी गति मिली, और वो अमिताभ बच्चन है। आप देखिए, अगर आप ढंग से देखें तो आपको लगेगा कि दिलीप कुमार साहब का जो अभिनय पैटर्न है उसको थोड़ी सी गति दे दी है बच्चन साहब ने। और उसके बाद सीधे आइए शाहरुख खान की तरफ, तो अमिताभ बच्चन की जो एक्टिंग है उसको शाहरुख खान ने और ज्यादा गति दे दी। तो वो जो गतिशीलता है समय के साथ, और वो एक्सेप्ट होता भी गया, क्योंकि समय बदला, लोगों की मानसिकता बदली, सोच बदली, दुनिया बदला, और दुनिया धीरे धीरे सिमटती चली गई। दुनिया सिमटते 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 आज दुनिया मोबाइल पे है, पूरी दुनिया। पहले तो सिनेमा तक ही था, पहले तो अखबारों तक था, न्यूज चैनल तक था, अब तो मोबाइल में हर एक के पॉकेट में पूरी दुनिया है, इस तरह से सिमट गई है। तो वो जो परफॉर्मेंस लेवल है उस तरह से, और हर दशक में जो भी कलाकार आए हैं, उन हर कलाकारों का अभिनय अलग अलग स्तर पे अलग अलग ढंग से था, अलग अलग। एक ही रोल को अगर उन 10 अभिनेताओं, उस समय के 10 अभिनेताओं को दे दिया जाए एक ही रोल को, तो उसी एक ही रोल को 10 अभिनेता अपने अपने ढंग से करेंगे। ये डिपेंड करता है, वही मैंने जो संस्कार की बात की, उनके लालन पालन, पढ़ाई लिखाई की बात, उस तरह से। तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है, एक्टर टू एक्टर वेरी करता है, रोल वही रहता है।
आपका अनुभव कैसा रहा अभी तक का, ये आखिरी सवाल है। मेरा अनुभव कमाल रहा। मैंने अभिनय में बहुत सारे प्रयोग किए हैं और अच्छे प्रयोग किए हैं। और मैं चूंकि रंगमंच से हूं और रंगमंच में हमेशा प्रयोग करता रहता था। और जब कुछ अप्रेंटिस काम करने के बाद जब मेजर रोल मिला चंद्रकांता का, तो पूरा चंद्रकांता का रोल, जो क्रूर सिंह का रोल है, वो पूरा एक प्रयोग ही है, पूरा प्रयोग है अभिनय का, अगर ढंग से देखा जाए उसको। मैंने पहली बार वाक्य और शब्द को इस्तेमाल नहीं किया था तकिया कलाम में, मैंने एक ध्वनि को इस्तेमाल किया था, यक, और 9 रस में प्रयोग किया और वो सफल रहा। हमारे दर्शकों ने बहुत प्यार से उसे अपनाया और सराहा। तो ये अपने आप में एक है। और जब लोगों को लगा कि नहीं, मैं सिर्फ ऐसा ही कर सकता हूं, क्योंकि जब मेरी लॉन्चिंग फिल्म सलमान खान के साथ आई वीर गति, तो लोगों को लगा नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही लाउड ही करता है। तो मैंने तुरंत सरफरोश की मिर्ची सेठ, उसमें मैंने इससे ज्यादा आंख खोली नहीं है। तो लोगों को लगा कि नहीं, ये तो ऐसा भी कर सकता है। तो तुरंत लोगों ने कहा अंडर एक्टिंग और ओवर एक्टिंग डिफ्रेंशिएट करना। अंडर और ओवर एक्टिंग नहीं होता, कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है। क्या कैरेक्टर का बैकग्राउंड लाउड है तो परफॉर्मेंस लाउड होगा, कैरेक्टर का बैकग्राउंड अंडर है तो अंडर परफॉर्मेंस होगा। परफॉर्मेंस लाउड और अंडर नहीं होता, वो कैरेक्टर का परिप्रेक्ष्य जो है, उसकी जो परिस्थिति है कि वो भोकार पार के रोए, वाह, तो वैसे रोएगा। परिस्थिति है कि वो सिसके, तो सिसक रहा है, सिसक रहा है। वो परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन। तो परिस्थिति के हिसाब से अब हर एक्टर टू एक्टर भी निर्भर करता है कि उस परिस्थिति को वो कैसे उसका प्रयोग करते हैं, उस एक्टर में कितनी ऊर्जा है। क्योंकि अभिनय का दूसरा नाम एनर्जी भी है, ये भी मैं बता दूं। एक एक्टर को हमेशा ऊर्जा का संरक्षण करके रखना चाहिए। बेमतलब का फालतू चीजों में ऊर्जा नहीं गंवा देना चाहिए, बेमतलब के बकवास में और बोलने में और गॉसिप करने में और उल जलूल चीजें देखने में और ये पढ़ने में नहीं। ऊर्जा को संरक्षित करके रहिए, जहां जरूरत पड़े वहां जरूरत के हिसाब से उसको प्रोड्यूस कर दीजिए, प्रस्तुत करिए। तो देखिए आपके परफॉर्मेंस में क्या चार चांद लगता है। तो मेरा भी अनुभव कमाल रहा और मैं अलग अलग प्रयोग किया। फिर उस तरह से जब मुझे चंद्रशेखर आजाद जैसे जीवंत एक चरित्र का किरदार करने का मौका मिला, मैंने उस चरित्र को जीवंत करने की कोशिश की। तो इस तरह से मैंने कॉमेडी भी की, मैंने ग्रे रोल भी की, मैंने विलेन के रोल भी की। तो अलग अलग रोल, मैंने पिता के रोल भी की, मैंने पुत्र के रोल भी की और मैंने खलनायक भी किया। तो इस तरह से चरित्र जैसा आता गया मेरे हिस्से, हम करते चले। शुक्रिया सिनेमा हॉल पर आकर बात करने के लिए। प्रणाम, धन्यवाद।